गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, हमारे पास एक बीकर होता है, 10th क्लास में आपने किया है। वी हैव 2 इलेक्ट्रोड्स and an electrolytic solution. ठीक है, this is anode, this is cathode. Here anode is positively charged, here cathode is negatively charged. एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन ही, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चेंज नहीं होता, वो हमेशा एनोड पे ही होता है। और कैथोड पे होगा रिडक्शन। हाँ, उसके चार्ज चेंज हो सकते हैं, जैसे एनोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है ना, और कैथोड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या देखा था? एनोड वॉज नेगेटिवली चार्ज है ना, एंड कैथोड वॉज पॉजिटिवली चार्ज्ड। चलिए इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई भी बैटरी ले ली, कितने भी वोल्ट की बैटरी ले लो, वैसे लो वोल्टेज ही लेते हैं, उस पर कनेक्ट कर दीजिए इसको। सपोज कीजिए मैंने इसके अंदर NaCl भरा है। क्या होगा जब NaCl भरेंगे? डिसोसिएशन होगा। जैसे आपने स्विच ऑन किया डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन किस तरह से होगा? Na प्लस Cl माइनस, यही डिसोसिएशन होगा, है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन है आपकी। ठीक है, तो Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव डिपॉजिट हो गया, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव पे क्या जाएगा? आपका पॉजिटिव जाएगा, यानी कि Na पॉजिटिव यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, सिंपल, बस यही फंडा है और कुछ नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बच्चा। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे कैसे आपके फॉर्म होंगे, किस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, मोल्टन है, कंसनट्रेटेड है, डाइल्यूट है, मीडियम कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, दिस इज सिंपल। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फैराडेज लॉज को। इंपॉर्टेंट है फैराडेज लॉज। ठीक है, फैराडेज लॉज कर लेते हैं बच्चा। फर्स्ट फैराडे लॉ क्या कहता है आपका? फैराडे। ठीक है, फैराडेज लॉज हैं आपके। फर्स्ट फैराडे लॉ क्या कहता है? फर्स्ट फैराडे लॉ कहता है कि सपोज कीजिए जो आपने बीकर लिया था, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोड्स लिए थे एनोड एंड कैथोड, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट भी भरा इसके अंदर, फॉर एन एग्जांपल NaCl। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कितना मास डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का एट द इलेक्ट्रोड्स, कितना मास डिपॉजिट होगा ऑफ द सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड, या फिर कितनी गैस लिबरेट होगी एट द इलेक्ट्रोड। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे गैस भी हो सकती है ना, मैंने सॉलिड लिया है, गैस भी तो हो सकती है ना। ठीक है, कितना मास डिपॉजिट होगा ऑफ द सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड्स, कितना अमाउंट ऑफ गैस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगी एट द इलेक्ट्रोड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज और द करंट और द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द चार्ज पास्ड। कितनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो भाई, उस पर डिपेंड करेगा आपका मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द गैस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स। ध्यान से समझिएगा, कितना मास डिपॉजिट होगा किसका? इलेक्ट्रोड पे, किसका? सब्सटेंस का। कितना मास डिपॉजिट होगा या कितनी गैस लिबरेट होगी एट द इलेक्ट्रोड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पर हटाएंगे, यहाँ पे आता है Z इज और इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। Z के इक्वल होता है आपका E/F। E क्या है आपका? E इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एंड F इज अ फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू इज 96500 अप्रॉक्सीमेट। आपको पता है इट इज़ फैराडे कांस्टेंट, है ना, कुलम्ब पर मोल। ठीक है, तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, यानी कि मास डिपॉजिटेड ऑफ द सब्सटेंस एट द इलेक्ट्रोड और द गैस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द charge, amount of charge passed through the electrolytic solution. And to remove this proportionality constant, we use Z. Z is electrochemical या electroequivalent constant. Electrochemical equivalent constant, and that is equal to E/F. E is electrochemical equivalent
एंड एफ इज फैराडे कांस्टेंट इक्वल टू 96500 अप्रॉक्सीमेट। क्यू क्या होता है? क्यू आपको पता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई मीन्स आई इज योर करंट एंड टी इज टाइम। कितना चार्ज आप पास कर रहे हैं, कितना करंट आपका उस चार्ज को पास करने से डेवलप हो रहा है, कितने टाइम में, ये रिलेशन आता है Q इज इक्वल टू आई टी। इसे यहाँ पुट कर दीजिए, M इज इक्वल टू ई बाई एफ, क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो ये रिलेशन आपका निकल कर आ गया, M इज इक्वल टू ई आई टी अपॉन एफ। इम्पॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, आपको हर फॉर्म में निकालना आना चाहिए। समझ में आया सबको? ठीक है, फर्स्ट लॉ समझ में आया। द मास डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड or the gas liberated at the anode is directly proportional, not anode, the gas liberated at the electrodes is directly proportional to the amount of charge passed through the electrolytic solution. Okay, and this sign has to be removed by Z. Z is electrochemical constant or the equivalent constant, and Z is equal to E by F. E is the electrochemical equivalent, F is the Faraday constant, Q is equal to IT. So this relation comes to U. Okay, Q IT means Q is a charge, I is a current, T is a time. कि कितना चार्ज आप पास करते हो वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपके अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस एंड विद इन अ टाइम इंटरवल। कितने टाइम तक आपने उसको प्रोड्यूस किया था, कितने टाइम तक आपने उसको दिया था, उस पर डिपेंड करेगा। तो दिस इज योर फैराडेज फर्स्ट लॉ। ओके, नाउ सेकेंड लॉ। सेकेंड फैराडे लॉ क्या कहता है बेटा? इफ़ यू आर पासिंग करंट थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड इज सेम। ध्यान से समझिए, ये दो आपके मैंने बीकर्स बनाए इस तरह से करके, ठीक है ना, दो बीकर हैं आपके पास, इन्हें कनेक्ट किया, इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है ना, इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। क्या देखोगे, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आप पास कर रहे हो, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आप पास कर रहे हो, यानी कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हो थ्रू दीज टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ध्यान से समझिए, आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है, थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है बेटा, नो चेंज। जो क्यू पास कर रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हो, दैट इज सेम थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। दैट इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा एट द इलेक्ट्रोड्स, और जो गैस लिबरेट होगी at the electrodes, that is directly proportional to its equivalent weight। its मतलब उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दोबारा समझाती हूँ, आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, बार बार बोल रही हूँ, आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ये कंडीशन सेम रखनी पड़ेगी आपको। अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द गैस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, समझ में आया? थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, हमने अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है तो जो मास डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का एट द इलेक्ट्रोड्स, या फिर जो गैस लिबरेट होगी एट द इलेक्ट्रोड्स, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। सपोज एक बीकर में जिंक लिया, ठीक है, दूसरे बीकर में आपने कॉपर ले लिया, ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब इस इक्विवेलेंट वेट को इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आपको हटाना है। दिस इज इक्वल टू ZE ऑफ जिंक इक्वल टू M कॉपर
ZE ऑफ कॉपर। ठीक है, समझ में आया। इन्हें डिवाइड कर दो, मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्वल टू Z electrochemical equivalent of zinc upon Z electrochemical equivalent of copper. This is cancelled out. Your new relation will be this. Very important. यानी कि mass of substance deposited at the electrode is directly proportional to its equivalent weight. Directly proportional. देखो जिंक यहाँ पे है, यहाँ भी जिंक है, यहाँ कॉपर है, यहाँ भी कॉपर है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इक्विवेलेंट वेट के। ये आपका सेकंड लॉ कहता है। यानी कि आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए, कितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आपके हो सकते हैं, कितने भी बीकर अटैच हो सकते हैं, कितने भी कंटेनर अटैच हो सकते हैं, जितना आप सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर पास कर रहे हो, कंडीशन है अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हो, तभी जो आपका सब्सटेंस डिपॉजिट होगा एट द इलेक्ट्रोड्स दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट इट्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, समझ में आया बच्चा। इट इज योर सेकंड लॉ ऑफ फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ आपने स्टडी किया, सेकंड लॉ आपने स्टडी किया। ओके, नाउ बेटा अब हम स्टडी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है हमने सीख लिया, हमने फैराडेज लॉज को भी देख लिया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसके कई तरह की आपको चीज़ें करनी है, बहुत सारे केसेस करने हैं, 3-4 केसेस करने हैं। अब देखो, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना बच्चा, तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे आपका डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि फैक्टर्स ऑन विच योर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट? फर्स्ट फैक्टर है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट अपने भरा हुआ है उसका क्या नेचर है, उस पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। नेचर का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट आपका NaCl है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, या मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, या फिर AlCl3 है, या कोई और है। मेजर हम इनको लेते हैं। यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा आपका क्या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली भी नेचर क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेके बैठे हो, तभी तो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा ना। ये थोड़ी है कि NaCl लिया और बन गया मैग्नीशियम के प्रोडक्ट, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, किस पे डिपेंड करेगा? सेकंड डिपेंड करेगा आपके मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। आपके इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम क्या है? मीडियम का क्या मतलब है इलेक्ट्रोलाइट का? यानी कि जो मीडियम से मतलब है कि वो डाइल्यूट है कि एक्वस है ना, उससे डिपेंड करेगा। कंसनट्रेटेड है, उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। थर्ड क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। कंसनट्रेशन कैसी है इलेक्ट्रोलाइट की, उस पर डिपेंड करेगा। मोल्टन है, डाइल्यूट है, एक्वस है, किस फॉर्म में है, ठीक है, उस कंसनट्रेटेड है, उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन कैसी है। मीडियम समझ में, मीडियम आपको कैसा दे रखा है, एक्वस मीडियम दे रखा है या आपको कंसनट्रेटेड मीडियम दे रखा है, उस पर डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रोलाइट सपोज कीजिए अगर NaCl लिया तो उसकी कंसनट्रेशन कैसी है, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है, डाइल्यूट फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी सारे केसेस लेके हम लोग स्टडी करेंगे अभी, डोंट वरी। फोर्थ है आपका, देखो ये तो सारे हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स, सब इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, सब कुछ इलेक्ट्रोलाइट का है। भाई इलेक्ट्रोड भी तो कुछ है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगा। भाई इलेक्ट्रोड कैसा है, एक्टिव है कि इनर्ट है? इलेक्ट्रोड एक्टिव है या इनर्ट है? अगर इनर्ट होगा तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आपकी रिएक्शन सारी काम करेंगी, सब फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड एक्टिव हो गया ना, फिर फर्क नहीं पड़ने वाला इसको नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। फिर तो सिर्फ एक्टिव इलेक्ट्रोड ही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। पता है? नहीं पता है, मैं बताने वाली हूँ अभी आपको अपनी आगे की क्लासेस में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्लासेस में अपनी आगे, कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना। क्या बताया मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पे। पहले करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। इन 4 फैक्टर, जो मेजर 4 फैक्टर्स हैं, उन पर डिपेंड करता है आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, नाउ बेटा फर्स्ट केस, ठीक है ना। फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग लेंगे अपना मोल्टन NaCl विद
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी कि आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में हम लोग लेंगे मोल्टन NaCl, ठीक है ना। आपने मोल्टन NaCl लिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। ये इलेक्ट्रोड्स किस चीज़ के बने हुए हैं? प्लेटिनम के बने हुए हैं। और यहाँ पे कौन सा आपका इलेक्ट्रोलाइट है? मोल्टन NaCl है, ठीक है। क्या होगा? NaCl का डिसोसिएशन होगा, ठीक है, Na प्लस Cl नेगेटिव के अंदर होगा, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई एक्वस मीडियम है ही नहीं, वाटर है ही नहीं, और इलेक्ट्रोड भी आपका प्लेटिनम है, इनर्ट है, ठीक है ना। तो सिंपल रिएक्शन क्या हो गई आपकी? ये वाली हो गई, ठीक है। कैथोड पे क्या जाएगा आपका? एनोड पे। पहले देखो, हम सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? क्लोराइड का होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो वहाँ पे क्लोराइड अट्रैक्ट होने के लिए जाएगा। तो क्लोराइड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको लिखनी है। कैसे लिखोगे? Cl2 है ना, या Cl2, और यहाँ पे हाफ कर दो इसको, तो +1 इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना, ठीक है, ओके। अब देखो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, यानी कि ये Na पॉजिटिव वहाँ पे जाएगा, रिडक्शन होगा तो क्या करेगा? ये +1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो लॉस हुआ है, और क्या बना के देगा आपको? सोडियम बना के देगा, ठीक है। बस सिंपल ये रिएक्शंस हैं। ये होगी आपके एनोड पे, ये होगी कैथोड पे। अगर आपसे ये वाला केस पूछा जाता है मोल्टन NaCl विद इनर्ट इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो आपको एनोड और कैथोड की ये वाली रिएक्शंस लिख के आनी है, बस सिंपल। इस केस में और कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है? जिसमें हम लोग लेंगे अपना कंसनट्रेटेड NaCl, ठीक है। सेकंड केस कंसनट्रेटेड NaCl इन एक्वस मीडियम, ठीक है, इन एक्वस मीडियम एंड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है फिर से आपके पास, ठीक है। क्या होगा? क्योंकि NaCl है तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगी। NaCl आपका डिसोसिएट होगा Na प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। अब एक्वस मीडियम है तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन भी होगी, यानी कि वाटर भी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर, ये भी डिसोसिएट होगा H+ OH नेगेटिव के अंदर। अब देखो, अब रेस लगेगी कि एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा, यानी कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है एनोड पे और कैथोड पे। अब एनोड पे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड भागेंगे, है ना, रेस लगी है, हम दोनों गए, यहाँ पे दोनों पहुँच गए। कैथोड पे ये वाले दोनों पहुँच गए, Na पॉजिटिव NH+, ठीक है। अब देखो, आपको पता कैसे चलेगा? आप एग्जाम में कैसे पता करोगे, या किसी भी रिएक्शन के लिए आप कैसे पता करोगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा? तो एक टेबल आपको गिवन है आपके एनसीईआरटी के अंदर। उस टेबल में आप देख लीजिए, जितनी ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ, जितनी ज़्यादा आपकी, जो मैं टेबल दिखाती हूँ आपको, वेट, जस्ट ज़रा ये वाली इमेज आप देखिए बेटा। इसमें आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ दिख रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे आपका मोर पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हमारे पास क्या क्या थे? Na पॉजिटिव, H+, किस पे? कैथोड पर। एनोड पर क्या थे? आपके Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। सबसे पहले एनोड की रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, ये फर्स्ट रूल होता है हमारा, ठीक है। हमारे पास अगर दो रिएक्शन है एनोड की कैथोड की, तो हम एनोड की रिएक्शन सबसे पहले लिखते हैं। तो देखो Cl नेगेटिव कहाँ पे है आपका? Cl नेगेटिव इज हियर, ये रहा। OH नेगेटिव कहाँ है? ये रहा। तो आप देखिए, आपका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? क्लोराइड का है। तो इसलिए रेस में कौन जीत जाएगा? रेस में जीत जाएगा आपका क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कैथोड पे कौन गया है? सोडियम प्लस एंड H+। सोडियम प्लस ये रहा, H+ आपका ये रहा। तो इन दोनों में से किसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? H+ का। तो कौन रेस में जीत गया? आपका H+ जीत गया। यानी कि इन शॉर्ट, बहुत सारी किताबें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत सारी वीडियोस बहुत कुछ कहती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। हमें अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, सटीक आंसर करना है। तो यानी कि बस आपको देखना है कि किसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बस सिंपल शब्दों में। जिसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है,
वो आप देख लो कि वो आपका रेस में जीत जाएगा। बस समझ में आ गया। तो यानी कि आपको एनोड और कैथोड पे कौन सी रिएक्शंस लिखनी है बच्चा? आपको लिखनी है एनोड पे कौन जीता? एनोड पे जीता आपका क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड गिव्स यू Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हाफ कर लो इसको बैलेंस करने के लिए, अदरवाइज 2 लगाना पड़ेगा, दोनों रिएक्शन में बैलेंस करना पड़ेगा। कैथोड पे क्या कौन जीता आपका? कैथोड पे जीता आपका H प्लस, यानी कि प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हुआ ना इसका, गिव्स यू H2, यानी कि इसको हाफ कर दीजिए बैलेंस करने के लिए। आ गया समझ में? तो इस तरह से हमारी एनोड की रिएक्शन हो गई और कैथोड की भी रिएक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है बच्चा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। आपके पास NaCl था, NaCl यूज हुआ क्या? नहीं हुआ। आपके पास Na प्लस था, Cl नेगेटिव था, कौन यूज हुआ? आपके पास यहाँ पे Cl नेगेटिव यूज हुआ, क्योंकि उसकी रिएक्शन हुई ना। तो Na पॉजिटिव तो बच गया आपका सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो Na पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, और क्लोराइड आपका यूज हो गया। H प्लस और OH नेगेटिव में से कौन यूज हुआ? आपका H प्लस यूज हुआ, यानी कि एसिडिक मीडियम आपका यूज हो रहा है। OH नेगेटिव यानी कि बेसिक मीडियम आपका रह गया। तो सोल्यूशन कैसा बन गया आपका? सोल्यूशन बन गया आपका बेसिक। और pH क्या हो गया? pH हो गया आपका मोर देन 7, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन का pH क्या होता है? मोर देन 7। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, वाइवा के लिए पूछ सकते हैं। तो इस तरह से लॉजिक लगाते हुए, सारी रिएक्शंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर करना है। आगे समझ में? चलिए, वेरी गुड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ओके, अब चलते हैं थर्ड केस के साथ। फर्स्ट केस हमने देखा था मोल्टन NaCl, है ना, विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। सेकेंड केस देखा हमने कंसंट्रेटेड NaCl विद इन एक्वस मीडियम विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, थर्ड केस फिर से देखेंगे अब हम लोग। अब हम देखेंगे अपना डाइल्यूट NaCl, डाइल्यूट NaCl इन एक्वस मीडियम। ठीक है, मीडियम एक्वस ही है आपका, एंड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखो डाइल्यूट NaCl हो गया। अब देख रहे हैं आपको पानी पानी हो रहा है भाई, NaCl भी डाइल्यूट है, एक्वस मीडियम है। सेकंड केस में तो कंसंट्रेट था, ठीक है ना, अब तो पानी पानी हो गया। आपको लग नहीं रहा कि पानी जीतने वाला है? बस देख लेते हैं, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव, वाटर का डिसोसिएशन H प्लस प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, जब भी आपको ऐसा केस मिले, कैसा केस? डाइल्यूट का और एक्वस का, तो भाई पानी ही जीतने वाला है, यानी कि इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन। ये रिएक्शन तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी बेटा, वाटर ही वाटर है एवरीवेयर, दैट्स वाई। ओके, यानी कि आपका OH नेगेटिव कहाँ गया? एनोड पे भागा, है ना। तो OH नेगेटिव गिव्स यू व्हाट? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैसे ब्रेक डाउन करोगे इसका? कैसे रिएक्शन फॉर्म करोगे बच्चा? इस तरह से बच्चा, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप। वाटर देगा, साथ में आपको ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक है, बैलेंस कर लो। आपके पास यहाँ पे 4 OH नेगेटिव आएंगे, 2 आपके 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 OH नेगेटिव्स हो गए, 4 H हो गए, और प्लस आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है बच्चा कि O2 ऑक्सीजन गैस कितने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करती है? दैट इज 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई आपके एनोड की रिएक्शन, यानी कि 4 OH नेगेटिव आयंस एनोड पर जाकर डिपॉजिट होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, समझ में आया। और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी? कैथोड पे होगी आपकी H प्लस की। ठीक है, कैथोड पे H प्लस की होगी, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, साथ में क्या देगा आपको? H2 गैस देगा। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ताकि आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाए और कैंसिल आउट हो जाए। आगे समझ में? तो ये हो गई एनोड पे और ये हो गई कैथोड पे रिएक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे NaCl यूज हुआ? नहीं हुआ। आपका Na प्लस यूज हुआ? नहीं हुआ। Cl नेगेटिव यूज हुआ? नहीं हुआ। तो ये तो कांस्टेंट रह गई रिएक्शन मिक्सचर में। यूज क्या हुआ? आपका H प्लस यूज हुआ? यस, ये रहा। आपका OH नेगेटिव यूज हुआ? यस, ये रहा, यूज हो गया। तो यानी कि ना तो सोल्यूशन एसिडिक है ना सोल्यूशन बेसिक है, कैसा है? न्यूट्रल है। यानी कि जब एक्वस सोल्यूशन होगा डाइल्यूट NaCl के साथ, तो आपका न्यूट्रल pH रहेगा, वहां पे pH विल बी 7, pH विल बी इक्वल टू 7। आगे समझ में? चलिए, वेरी गुड। अब लास्ट केस है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, बहुत इजी है। अभी तक हमने कैसे इलेक्ट्रोड लिए थे? सारे इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए थे। अब है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ना लेके हम लेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी कि कैसा भी NaCl ले लो। आपका फोर्थ केस है
कैसा भी NaCl हो, मोल्टन, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट, फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, कैसा भी मीडियम ले लो, एक्वस, डाइल्यूट, वटेवर, कंसनट्रेट, कैसा भी फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लिया। जैसे कि आपने कौन सा ले लिया, ग्रेफाइट ले लिया या फिर सिल्वर ले लिया। इम्पॉर्टेंट, सिल्वर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्या होगा जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, तो मैंने बताया था वही पार्टिसिपेट करेगा, वो किसी को कुछ नहीं करने देगा। पहले एनोड की रिएक्शन लिख लो। सिल्वर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सिल्वर होगा आपका Ag +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैथोड की रिएक्शन लिखो, रिडक्शन होगा Ag +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Ag। दिस इज द रिएक्शन ओनली, है ना इजी और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में विद एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, ठीक है। ये एनोड की रिएक्शन है और ये आपके कैथोड की रिएक्शन है। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे कंक्लूड होता है बेटा। अब हम लोग हमारा आई थिंक एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, दैट इज सेल। आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल से रह गए हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए टिल देन, थैंक यू, बाय बच्चा।